आज हम क्लास 12th का चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को डील करने वाले हैं। बेसिकली एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉपिक हैं उसमें एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ना है और कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम एक साथ पढ़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड, कीटोन किस श्रेणी के कंपाउंड होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में सीख लेते हैं। उसके बाद हम एल्डिहाइड पर आएंगे, कीटोन पर आएंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल पर आएंगे। तो इनकी एक श्रेणी होती है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। क्या बोलते हैं बच्चा? कार्बोनिल यौगिक। अर्थात एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपके कार्बोनिल यौगिक होते हैं। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है। कार्बोनिल समूह, और कार्बोनिल जो समूह होता है बेसिकली वो ये समूह होता है C डबल बॉन्ड O, 2 वैलेंसी फ्री। अगर किन्हीं कंपाउंड में इस प्रकार का समूह विद्यमान है तो हम कहेंगे कि वो कैसे यौगिक हैं? कार्बोनिल यौगिक हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में जिक्र कर लेते हैं कि कौन कौन हो सकते हैं। तो ये कार्बोनिल यौगिक का एक समूह होगा। अगर H इधर जुड़ा हुआ है, अगर कार्बोनिल समूह के कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा है, कम से कम एक हाइड्रोजन जुड़ा है। उसके अलावा यहाँ हाइड्रोजन हो भी सकता है और यहाँ एल्किल समूह भी हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंडों को अनिवार्य है कि यहाँ पर कौन जुड़ा होना चाहिए? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो हम इस कंपाउंड को बोलेंगे एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे भैया? एल्डिहाइड। ठीक है। अगर हम इस कार्बोनिल समूह के जो कार्बन है उसको एल्किल समूह से जोड़ दें। किससे जोड़ दें बच्चा? एल्किल समूह से जोड़ दें, अर्थात कार्बन से जोड़ दें। यहां पे R की जो वैल्यू है वो कौन है? कार्बन है। तो ये कीटोन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाएगा। अर्थात ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह के कार्बन से दोनों ओर कार्बन जुड़े होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। क्लियर है? ऐसे ही मान लो अगर कार्बोनिल समूह है और कार्बोनिल समूह से एक और OH जुड़ा है और दूसरी ओर H या फिर एल्किल समूह जुड़ा है तो ऐसे कंपाउंडों को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर कार्बोनिल समूह से इधर हैलोजन जुड़ा है और इधर हाइड्रोजन या फिर एल्किल समूह जुड़ा है तो इन कंपाउंडों को बोलते हैं एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड। कार्बोनिल समूह हो और कार्बोनिल समूह से अगर इधर OR जुड़ा हुआ है और इधर H या एल्किल समूह जुड़ा है तो इसे एसिड एस्टर बोलते हैं। एसिड एस्टर। याद रखेंगे ये कंडीशंस हैं। यहां पे X जुड़ा है तो अम्ल हैलाइड है, OR जुड़ा हुआ है तो एसिड अम्ल एस्टर है। बेसिकली अगर कार्बोनिल समूह है आपके पास और इधर NH2 समूह जुड़ा है और इधर H या एल्किल समूह जुड़ा है तो ये जो कंपाउंड होगा वो होगा एसिड एसिड एमाइड, जिसको हम बोलते हैं अम्ल एमाइड। क्लियर है? अगर कार्बोनिल समूह है और कार्बोनिल समूह के ओर OC डबल बॉन्ड O इस प्रकार का अगर कोई समूह जुड़ा हुआ है तो इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार के ये जितने भी कंपाउंड हैं ये सारे कौन हैं? कार्बोनिल यौगिक हैं। कैसे यौगिक हैं? कार्बोनिल यौगिक। तो इन कार्बोनिल यौगिकों के जो भी सिंपल वाले कार्बोनिल यौगिक हैं वो ये 3 हैं। कौन कौन से? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन को हम एक साथ पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम अलग से एक बार पढ़ेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इन चीजों को नोट कर लें, आगे पढ़ेंगे। पॉज करके नोट कीजिए।
कार्बोनिल यौगिकों के सरलतम यौगिकों को दो वर्गों में बांटा है, अर्थात कार्बोनिल यौगिकों के अगर हम सरलतम यौगिकों की बात करेंगे, सरलतम यौगिक, तो सरलतम यौगिक आपके यहां पे दो होते हैं जिनको हम क्रमशः एल्डिहाइड अथवा कीटोन कहते हैं। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। बेसिकली अभी मैंने जानकारी दी थी, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड ऐसा कार्बोनिल यौगिक होता है जिसमें कार्बोनिल समूह के कार्बन से एक और हाइड्रोजन आवश्यक रूप से विद्यमान होगा और दूसरी ओर हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन के अलावा एल्किल समूह भी हो सकता है। एल्किल का मतलब कोई कार्बन युक्त समूह भी हो सकता है। और अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन की अगर हम बात करते हैं तो सामान्यतः कीटोन में भी कार्बोनिल समूह होता है और दोनों ओर एक तरफ दोनों ओर एल्किल समूह होना अनिवार्य है। अब हो सकता है कि ये एल्किल समूह अलग हो, ये एल्किल समूह अलग हो, अर्थात हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये एल्किल है तो ये एल्किल डैश हो सकता है, अर्थात R और R डैश। अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड की तो एल्डिहाइड समूह को सामान्यतः CHO समूह के माध्यम से समझाया जाता है। CHO समूह अर्थात एल्डिहाइड समूह श्रृंखला के सिरे पर आता है। एल्डिहाइड समूह हमेशा श्रृंखला के सिरे पर आता है, हमेशा श्रृंखला के सिरे पर आता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो सिरे पर आता है। और जो कीटोन का जो कीटोनिक समूह है, अर्थात ये जो समूह है C डबल कार्बोनिल समूह है, वो हमेशा श्रृंखला के मध्य में आता है, बीच में आता है। अर्थात यह समूह, यह मतलब कीटोन समूह, कीटोन समूह श्रृंखला के मध्य में आता है, श्रृंखला के मध्य में आता है। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा समझा दें तो मान लीजिए कोई ये है CH3 CH2 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 CHO। तो ये देखो, ये जो CHO समूह है वो श्रृंखला के कहाँ आ रहा है, सिरे पर आ रहा है। और अगर हम कीटोन की बात करें तो सामान्यतः हमको कीटोन इस प्रकार से लिखना पड़ेगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो ये कीटोनिक समूह कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। समझ पा रहे हैं, ऐसा कहते हैं। अर्थात कीटोन समूह श्रृंखला के मध्य में आ रहा है, एल्डिहाइड समूह श्रृंखला के सिरे पर आ रहा है। एल्डिहाइड का कोई विशेष वर्गीकरण होता नहीं है, कीटोन का एक सामान्य वर्गीकरण है जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अर्थात कीटोनों को दो वर्गों में बांटा गया है। थोड़ा सा इनके बारे में हल्का सा जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो कीटोन जो है सामान्यतः इस प्रकार के होंगे। इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक को बोला जाता है सममित कीटोन और दूसरे प्रकार को बोला जाता है असममित कीटोन। असममित कीटोन, ठीक। सममित कीटोन क्या होता है, बेसिकली सममित कीटोन ऐसा कीटोन होता है जिसमें दोनों एल्किल समूह, दोनों एल्किल समूह अर्थात R और R डैश दोनों क्या हो, समान हो, दोनों क्या हो, समान हो, अर्थात क्या हो, बराबर हो। तो ऐसे कीटोन को बोलेंगे सममित कीटोन। और ऐसा कीटोन जिसमें कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह R और R डैश, बेसिकली कौन, R और R डैश दोनों अलग अलग हों अर्थात असमान हों, अर्थात क्या हो, असमान हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, असममित कीटोन कहेंगे। उदाहरण से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो ये आपका कोई कार्बोनिल समूह है, इधर भी मैंने CH3 जोड़ दिया, इधर भी मैंने CH3 जोड़ दिया, तो ये एक सममित कीटोन है। कैसा कीटोन है, सममित, क्योंकि इधर भी वही समूह है, इधर भी वही समूह है। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बोनिल समूह रहा। और अगर मैंने इधर CH3 जोड़ दिया है तो इधर मुझे CH3 नहीं जोड़ना है, इसके अलावा कोई भी समूह हो सकता है, जैसे C2H5 हो सकता, CH2 CH3 हो सकता है, अर्थात C2H5 हो सकता है। मैं इसके स्थान पे यहां पे इस प्रकार का समूह भी जोड़ सकता हूं। समझ पा रहे हैं आप लोग, अर्थात दोनों समूह क्या है, भिन्न भिन्न है।
ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हटा करके हम कोई और समूह जोड़ दें, जैसे CH3 CH3, अर्थात यहां पर अगर हम समूहों को चेंज कर देते हैं तो वो जो कंपाउंड बनेंगे वो असमित कीटोनों के अंतर्गत आएंगे। अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो यहां पर अगर हम चेंज करते हैं C2H5 करते हैं तो हमें इधर भी कौन करना पड़ेगा, C2H5, अर्थात दोनों समूह हमें क्या रखने पड़ेंगे, समान। आगे और बात करें तो हम इस प्रकार अगर यहां पे बेंजीन वलय लगा रहे हैं तो इधर भी हमें बेंजीन वलय लगानी पड़ेगी। क्लियर है, आसान है। तो ऐसे कीटोन जिनमें दोनों समूह क्या हो, समान हो, सममित कीटोन कहलाते हैं, और ऐसे कीटोन जिनमें दोनों समूह भिन्न भिन्न होते हैं असम्मित कीटोन कहलाते हैं। अर्थात अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन की डेफिनेशन बताई थी, अर्थात हम परिभाषा के बारे में जान लिए हैं। अगर दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेशन के बाद हम यहाँ पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन की भी अगर हम आपसे बात करें तो एल्डिहाइड का कोई विशेष क्लासिफिकेशन होता नहीं है। कीटोन के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि ये दो वर्गों में बांटे गए हैं, सम्मित कीटोन और असम्मित कीटोन, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे होता है नामकरण, अर्थात नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो अब इनके हम नामकरण की चर्चा करते हैं, एल्डिहाइड का और कीटोन का। तो देखते हैं, बेसिकली नामकरण यहां पे इंपॉर्टेंट रहता है, उसका थोड़ा सा अपन जानकारी ले लेते हैं और सीखते हैं इसके बारे में। तो ऐसा कहते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके नामकरण की दो विधियां होती हैं। अगर हम नामकरण की बात करते हैं तो नामकरण की दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं भाई, दो विधि। एक होती है सामान्य नामकरण विधि और एक विधि होती है IUPAC विधि। क्लियर है, एक कैसी विधि होती है, सामान्य, और एक कौन सी विधि होती है, IUPAC। सामान्य नामकरण विधि भी दो प्रकार की होती है, एक होती है कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह वाले, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के लिए, और एक होता है कार्बन रहित। और बेसिकली अगर हम बात करें तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्रियात्मक समूह आपका कार्बन युक्त है। कैसा है, कार्बन युक्त, अर्थात CHO या फिर CO, कार्बोनिल कीटोन, यही है। कार्बन रहित वाले की बात हम यहां करेंगे नहीं, हम करेंगे कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह। इनके लिए एक फार्मूला होता है जो होता है पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। पूर्व लग्न का अर्थ होता है कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या, और अनुलग्न का मतलब होता है क्रियात्मक समूह का नाम। और क्रियात्मक समूह का नाम अपने पास कौन है, एल्डिहाइड है। कौन है, एल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं आप। और अगर हम बात करते हैं कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या यहां पे विशेष प्रकार से ली जाती है। अगर एक कार्बन है तो फॉर्म बोला जाता है, दो कार्बन है तो एसिड बोला जाता है, तीन कार्बन है तो प्रोपिऑन बोला जाता है, और आपके यहां पे चार कार्बन है तो ब्यूटेर बोला जाता है, पांच कार्बन है तो वेलर बोला जाता है, 6 कार्बन है, 6 के लिए यहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। फिर आते हैं 3 कार्बन हो और एक डबल बॉन्ड हो, 3 कार्बन हो और एक डबल बॉन्ड हो, तो उसके लिए एक्रिल शब्द को यूज लिया जाता है। और अगर 4 कार्बन हो और एक क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो उसे क्रोटॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, क्रोटॉन। ठीक, और एल्डिहाइड आपके पास यहां है। IUPAC नामकरण का तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, और वो है सबसे पहले पूर्व लग्न, फिर मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। ये इसका एक प्यारा सा फार्मूला होता है। इसके आधार पर हम सभी
कार्बनिक यौगिकों अर्थात जैसा भी हो, कार्बन युक्त हो, कार्बन रहित हो, सबका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे हल्का सा सीखने की बातें होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है CH3CHO, इसका मैं सामान्य नाम लिख रहा हूँ। सामान्य नाम लिखने के लिए पूर्वलग्न और अनुलग्न वाले फॉर्मूले को काम में लेना होगा। कार्बन की सबसे पहले देखना है कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या 1 और 1 2 है, और 2 कार्बन के लिए आपको पता है क्या यूज करते हैं, एसिड प्लस उसके बाद हम करेंगे अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है क्रियात्मक समूह का नाम, और इसमें आप देख पाएंगे तो क्रियात्मक समूह है CHO अर्थात एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। तो देखिए एसिड प्लस एल्डिहाइड, और आप अगर इन दोनों शब्दों को एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे तो एसिड और ये जो A है वो यहां लग गया एसीटैल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। अर्थात CH3CHO को बोलते हैं एसीटैल्डिहाइड। मान लेते हैं एक सवाल ये करते हैं HCHO, कार्बन कितना है, 1 है। कार्बन कितना है भैया, 1 है, और 1 के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड अर्थात HCHO को क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही मान लो आपके पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, तो अगर यहां पे डायरेक्ट देखना चाहें तो 3 कार्बन दिख रहे हैं, तो 3 कार्बन का अगर एल्केन होता सिंगल बॉन्ड तो हम 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन लिख लेते, लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड है तो ऐसा सोचना है कि 3 कार्बन है और एक क्या है, द्विबंध। तो 1 2 3 कार्बन है और एक इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, इसलिए इसको बोलेंगे एक्रिल। इसके लिए क्या यूज करेंगे, एक्रिल प्लस एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एक्रिल एल्डिहाइड। एक्रिल और एल्डिहाइड एक्रिलेल्डिहाइड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है जैसा मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। क्लियर है। ये जो नामकरण है ये कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह CHO का है, लेकिन अगर थोड़ा हम आगे चलें तो कीटोन जो होता है वो भी एक कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह होता है, परंतु नोट है यहां पे, अपवाद है एक तरीके से। तो ये कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह होते हुए भी इसका जो नामकरण है वो कार्बन रहित क्रियात्मक समूहों की तरह किया जाता है, इसलिए हम इसको स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे। एक बार हम एल्डिहाइड को पढ़ लेते हैं, उसके बाद कीटोन के नामकरण को अलग से पढ़ लेंगे। ध्यान रखना मैं इसको मिटा रहा हूं, एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पॉज करके नोट करने का प्रयास कीजिए। चलिए, यहां हम जब भी नामकरण को पढ़ते हैं तो नामकरण को पढ़ने का हमने एक तरीका सीखा है, वो ये है कि सबसे पहले हम सूत्र लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सूत्र। उसके बाद हम लिखते हैं उसका सामान्य नाम, और उसके बाद हम लिखते हैं उसका IUPAC नाम। हम तीनों चीजों को एक ही साथ कवर करते हैं, अर्थात सूत्र को, सामान्य नाम को और IUPAC नाम को। और खचाक से और फटाक से दोनों तरीके से स्पीड से इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले लेता हूं HCHO, सामान्य नाम लिख रहा हूं, एक कार्बन के लिए फॉर्म यूज किया जाता है, और एल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। क्लियर है, आसान है। उसके बाद अगर ये लिखता हूं CH3CHO तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए मैं यूज करता हूं एसिड, और एल्डिहाइड है तो एसिटैल्डिहाइड हो जाएगा। किसी को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है आप लोगों को। देखिए, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन यूज किया जाता है, और एल्डिहाइड है तो प्रोपियोनेल्डिहाइड हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें CH3CH2 CH2CHO तो 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिर, और एल्डिहाइड तो ब्यूटीरेल्डिहाइड हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना आसान नामकरण है, बिल्कुल इतना ही आसान नामकरण है। यहां पे देखिए आप लोग,
CH3CHO, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूटेल। और एल्डिहाइड तो ब्यूटीरेल्डिहाइड हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये नाम और ये नाम दोनों तो सेम हो गए। नहीं भाई, सेम नहीं है, क्योंकि ये एक सीधी श्रृंखला में हमने तो इसका नाम सामान्य लिख दिया इस प्रकार से। अगर एक CH से 2 मेथिल समूह जुड़े हों तो हमने एक वर्ड यूज किया था आइसो, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटीरेल्डिहाइड, आइसोब्यूटीरेल्डिहाइड। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, कार्बन 5 भी हो सकते हैं, आप बना के देख लेना, वही प्रोसेस यूज करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, 3 कार्बन हैं तो 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं एक्रिल और उसके बाद एल्डिहाइड, तो एक्रिल एल्डिहाइड इस प्रकार से लिखा जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद 4 कार्बन हो सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। बताइए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, सॉरी कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन। और 4 कार्बन के लिए 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्रोटोन यूज करते हैं, मैंने भी आपको बताया था। और क्रोटोन और एल्डिहाइड, तो क्रोटोन एल्डिहाइड हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? कह दो बहुत आसान है नामकरण। अब हम बात करते हैं IUPAC नामकरण की, तो वो भी बड़ा आसान है। IUPAC नामकरण का फॉर्मूला होता है पूर्वलग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। पूर्वलग्न का मतलब होता है कि जब हम मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन लेते हैं उसके बाद जो छोटे समूह बचते हैं उनको पूर्वलग्न बोला जाता है, उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद आता है मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब होता है जो हमने मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनी है उसमें कार्बन कितने हैं, जितने कार्बन है उस आधार पर उसमें मूल शब्द लिखा जाएगा। अगर प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है कि उस मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन कार्बन के बीच बंध कैसे हैं। अगर सारे बंध एकल बंध हैं तो हम एन यूज करेंगे, अगर द्विबंध है तो इन यूज करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करेंगे। क्लियर है? द्वितीयक अनुलग्न का मतलब होता है क्रियात्मक समूह का नाम। तो क्रियात्मक समूह का नाम क्या होता है? अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो यहां पे होता है एल, AL। क्या होता है बच्चा? एल। ठीक है, तो बाकी तो हम जानते ही हैं। देखते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मुझे लगता है 1 कार्बन की बनेगी। यहां पे 1 कार्बन के लिए कोई प्रतिस्थापी है नहीं, कोई छोटा समूह है नहीं, तो सबसे पहले अपन को पूर्वलग्न इसमें है ही नहीं, मूल शब्द लिखना पड़ेगा। तो मूल शब्द में 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए मैथ को यूज किया जाता है, मैथ प्लस उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न। क्या यूज करते हैं? प्राथमिक अनुलग्न, मतलब कार्बन कार्बन के बीच बंध। लेकिन यहाँ पे एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन के लिए सामान्यतः एन को यूज किया जाता है, अर्थात मैंने यहाँ पे एन शब्द को यूज कर दिया है। और किसी भी कार्बनिक यौगिक में ये 2 चीजों का होना अनिवार्य है। इसके अलावा पूर्वलग्न हो सकता है, द्वितीयक अनुलग्न भी हो सकता है, लेकिन ये होना आवश्यक है। लेकिन हमारे यहाँ पे द्वितीयक अनुलग्न भी है और वो कौन है? एल। तो मैं यहाँ पे एल को भी जोड़ देता हूं। अब आप इन सबको जोड़ के लिखिए तो ये बन जाएगा मैथ ए और एल, तो ये बन जाएगा मेथिनेल। अर्थात अगर हम बात करते हैं कि HCHO का IUPAC नाम क्या है तो वो क्या है? मेथिनेल। कभी ये जो लिखा हुआ मिल सकता है CH2O के रूप में तो भी आप समझेंगे कि ये कौन है? मेथिनेल ही है। समझ पा रहे हैं आप लोग? गुड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 2 कार्बन की बनेगी। 1 2 अंकन उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले, तो क्रियात्मक समूह यहाँ पे एक ही मिल गया, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को बोलेंगे एथेन एल्डिहाइड, सॉरी एथेनेल, एथेनेल। क्या बोलेंगे भैया? एथेनेल। 2 कार्बन का अगर एल्डिहाइड है तो 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड है तो एल यूज करेंगे तो बन जाएगा एथेनेल। ऐसे ही 3 कार्बन है, 3 कार्बन श्रृंखला में है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रॉप। क्या यूज करते हैं? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है सारे तो क्या लग जाएगा? एन, और
एक पर क्या है CHO, तो 1L भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जहां तक बात कर रहा हूं कि अंकन अगर एक आ रहा है तो एक को लिख भी सकते हैं और नहीं भी, तो यहां पे लिख सकते हैं L, और आप इसको जोड़ देंगे तो आपके यहां पे प्राप्त होगा प्रोपेनेल। क्या प्राप्त होगा भैया? प्रोपेनेल। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहां सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनेल। ब्यूटेन और एल, तो ब्यूटेनेल, ये बन गया क्या आपका? ब्यूटेनेल, या ब्यूटेन 1L भी बोल सकते हैं। क्लियर है? लेकिन क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलेगा तो ये घटना परिवर्तित नहीं होगी। यहां पे बात करते हैं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, उसके बाद अंकन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक, क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। तो एक के बाद 2 पर क्या आ रहा है? यहाँ पे प्रतिस्थापी आ रहा है, क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिल ही गया है। 2 पर मेथिल है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। 2 मेथिल, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और एक पर क्या है CH, तो प्रोपेनेल लिख देंगे, E को हटा देंगे और L लग जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो 2 मेथिल प्रोपेनेल इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी पड़ेगी, अंकन करना पड़ेगा, 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, कर दिया, प्लस मूल शब्द हो गया प्राथमिक अनुलग्न, कार्बन कार्बन के बीच बंध। तो यहां पे कार्बन कार्बन के बीच बंध कैसे हैं भैया? यहां तो एकल है, लेकिन यहां कौन आ गया? डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 में छोटा कौन होता है? 2, तो यहां लिखेंगे प्रोप 2 इन, 2 इन, ये जोड़ दिया है मैंने, 2 इन, ठीक है। और एक पर क्या है? L, तो 1L लिख दो या इनेल लिख दो, इनेल, तो प्रोप 2 इनेल इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, अंकन करते हैं, 1 2 3 4। तो आप कहोगे सर डबल बॉन्ड आ रहा है, नहीं, क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो देखिए यहां पे 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, नहीं सिंगल नहीं है, तो सिंगल नहीं है तो गड़बड़ होगा। 3 और 4 के बीच में है तो 3 छोटा होता तो 3 इन, और 1 पर क्या है? L, तो इनेल, ये हो गया। एक पर ही रहेगा क्योंकि क्रियात्मक समूह है तो उसको संख्या हमेशा एक ही मिलेगी। इस प्रकार से हम इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। पॉज करके नोट कीजिए, आगे भी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आगे इस प्रकार से, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल लिया है, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। CHO और यहां पे मान लो आपके यहां पे CH3 लिखा हुआ, ठीक है। देखो अभी ये एक साइक्लोहेक्सेन जैसी संरचना है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगे हुए हैं, तो बेंजीन नाम का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, अपने दिमाग में ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए मैं यहाँ पे देखना चाहता हूं कि इसका सामान्य नाम कैसे करेंगे। तो इसके सामान्य नामकरण को थोड़ा समझते हैं कि जहां से CHO समूह जुड़ा है वो जो है वो अल्फा कार्बन है। कैसा कार्बन है? अल्फा। उसके पास वाला है बीटा कार्बन, और उसके आगे वाला होगा गामा, डेल्टा, आगे जो भी होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आप सामान्य नामकरण कर रहे हो तो आपको इस प्रकार के शब्दों का यूज करना पड़ेगा, अर्थात ग्रीक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। 1 2 3 ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, अर्थात इस प्रकार से अंकन करेंगे, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर अंकन करते समय CHO समूह, ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को, अगर अंकन करते समय CHO समूह को मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं चुना जा रहा है, देखो अगर अंकन कर रहे हैं तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं चुना गया है, तो इसको एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे, फिर इसको बोलेंगे कार्बेल्डिहाइड, अर्थात एक विशेष प्रकार के अनुलग्न को काम में लिया जाता है। अर्थात मैं यहां लिख सकता हूं कि विशेष अनुलग्न जो होता है एल्डिहाइड का, वो होता है कार्बेल्डिहाइड।
याद रखेंगे इस बात को। विशेष अनुलग्न होता है एल्डिहाइड का, अनुलग्न कार्बेल्डिहाइड। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये तभी यूज करना है जब ये CHO समूह मुख्य श्रृंखला में चुना नहीं गया हो। ठीक, चलिए, तो अल्फा बीटा गामा, गामा के पास कौन है? मेथिल, तो गामा हो गया मेथिल। उसके बाद इस श्रृंखला को बोला जाता है, इस संरचना को बोला जाता है साइक्लोहेक्सेन। क्या बोला जाता है? साइक्लोहेक्सेन। और ये CHO है इसलिए इसको बोला जाएगा कार्बेल्डिहाइड। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कार्बेल्डिहाइड। ठीक, समझ पा रहे हैं? आगे देखिए एग्जांपल, IUPAC नाम की बाद में चर्चा कर लेंगे, एक बार सामान देख लेते हैं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है CHO, ठीक है। तो बेसिकली इस संरचना को बोला जाता है बेंजीन और इसको क्या बोला जाता है? CHO को कार्बेल्डिहाइड। ध्यान रखना, बेंजीन और कार्बेल्डिहाइड। तो बिल्कुल इसको बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी बोलते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसको फेमस नाम जो है वो है बेंजेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजेल्डिहाइड। और IUPAC ने भी बेंजेल्डिहाइड, IUPAC ने भी इसको इसी रूप में माना है, अर्थात हम इसको क्या बोलेंगे? बेंजेल्डिहाइड। अर्थात बेंजेल्डिहाइड अगर सामान्य में बोल रहे हैं तो इसको IUPAC में भी बेंजेल्डिहाइड ही बोलेंगे, बेंजेल्डिहाइड। याद रखेंगे इस बात को, बेंजेल्डिहाइड। ठीक, ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। तो जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना कि ये CHO लिखा हुआ और यहां पे NO2 लिखा हुआ, यहां पे नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं NO2, यहां लिखा हुआ है NO2। तो अब ये कैसे बोला जाएगा कि ये आपका कौन है? बेंजेल्डिहाइड है। इसमें इस स्थिति के पास वाली जो स्थिति, इसको ऑर्थो बोला जाता है, इसको मेटा बोला जाता है, ऑर्थो मेटा। तो इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। देखो, बेंजीन वलय में ही ऑर्थो मेटा पैरा होते हैं, बाकी बेंजीन वलय के अलावा कोई संरचना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? अल्फा बीटा गामा लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे देखिए, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है CHO और यहां पे क्या लिखा हुआ है? Br। तो इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड। क्या होगा? ऑर्थो ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड। क्लियर है? अब हम इनकी बात कर लेते हैं IUPAC नाम की। तो IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा वो देख लो। अब यहां अंकन IUPAC कर रहे हैं, तो IUPAC में जो अंकन होता है वो 1 2 3 4 ये होता है, अल्फा बीटा गामा ये नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है। अब यहां पे अंकन करते हैं, तो ये क्या है? 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 3 पे क्या है? मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल, 3 मेथिल। समझ पा रहे हैं? उसके बाद देखो पूर्वलग्न हो गया, मूल शब्द। अब मूल शब्द इसमें है ही नहीं, लेकिन मूल शब्द के रूप में अगर हम बात करें तो ये क्या है? क्या है? साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? उसके बाद ये 1 पर क्या है? CHO, और 1 पर ही होगा, कारण है उसका क्योंकि अंकन भी हम इसी को देख करके कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लगा देंगे। तो 1, अब देखिए वही बात, विशेष अनुलग्न इसमें क्या लेना पड़ेगा? काम में लेना पड़ेगा, अर्थात इसे कार्बेल्डिहाइड बोलना पड़ेगा, कार्बेल्डिहाइड। आप कहोगे सर बिल्कुल बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। गुड। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजेल्डिहाइड या फिर बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी बोल देते हैं। दोनों ही इसके क्या है? नाम है। बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ये भी इसका क्या है? आपके यहाँ पे नाम है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। 1 पर ही होगा। यहां पे देख लेते हैं, ये जो नाम है इसमें अंकन कर लेते हैं। अंकन करेंगे तो ये CHO रहा, 1 2 3, 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो। और ये कौन है? बेंजीन, 3 नाइट्रो बेंजीन और कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड।
क्योंकि हमने अंकन में नहीं लिया है। तो क्या हो जाएगा 3 नाइट्रोबेंजीन कार्बेल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग। बेसिकली अगर और बात करें हम तो इसको बेंजेल्डिहाइड बोलते हैं और ये किस पर है 3 नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, लेकिन मोर करेक्ट जो है आपका ये है। यहां पे बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो। देखो अंकन यहां पे ऑर्थो मेटा ऐसे वर्डों को यूज करते हैं, यहां पे 2 3 2 ब्रोमो और बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड CARBALDEHYD, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग। बहुत आसान है। हम एक बार फिर मिटार करके आगे समझने का प्रयास करते हैं। पॉज करके नोट कीजिए करें, कर लीजिए करें, और आगे हम बात कर ही रहे हैं। एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोगों का बेसिक अगर बेहतर है तो आप आगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए बेसिकली अगर हम ये बात करें, पढ़ाए हुए लग रहे होंगे, अगर आपने जीओसी को पढ़ा है हमारे यहाँ पे तो आपको ये चीजें ऐसा लग रहा होगा सर ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने वहां पे क्लियर करवाया हुआ है। ये देखिए ध्यान से बताइए इसको क्या कहते हैं। इस कंपाउंड को बोलते हैं थैलेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? थैलेल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग। जब 2 CHO समूह एक साथ बेंजीन वाले से जुड़े हो एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर, तो उसे बोलते हैं थैलेल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं आप। अगर ये ही जो CHO समूह हैं वो एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर जुड़े हों तो उसे हम बोलते हैं टरथैलेल्डिहाइड। क्लियर है। एक कंपाउंड और है, बड़ा बेहतरीन कंपाउंड है, उसको थोड़ा समझेंगे। ये बेंजीन वाले रहा, यहां पे CH लिखा हुआ, ये सामान्य नाम में बड़ा बेहतरीन है CHO। इसे बोलते हैं सिनेमेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड इस कंपाउंड को बोला जाता है सिनेमेल्डिहाइड। अब हम थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं इनके IUPAC नाम की। तो देखिए ये बेंजीन रहा, 1 2 पर CHO है तो अलग अलग लिख देंगे। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे बेंजीन, बेंजीन। अंकन करेंगे 1 2 3 कर लिया। 1 और 2, 2 पर क्या है 1 डाई, 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड, डाई कार्ब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विशेष अनुलग्न को यहां पे काम में लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। तो यहां पे क्या है 1 2 3 4 5 6, आगे 6 तक होगा। तो ये बेंजीन रहा 1 और 4, बेंजीन 1 4 डाई कार्बेल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है। उसके बाद अगर हम इसका करें तो इसका नामकरण करना थोड़ा सा और आसान हो जाता है, क्योंकि यहां पे लंबी कार्बन श्रृंखला ये बनाएंगे। अब अंकन करो तो क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए। ये फेनिल समूह हुआ, तो सबसे पहले पूर्वलिंग लिखना पड़ेगा, तो 3 फेनिल, 3 फेनिल। उसके बाद अगर हम बात करें तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप। उसके बाद द्विबंध 2 और 3 के बीच में है तो 2 छोटा होता है, 2 इन, और 1 पर एल है तो सीधा ही लगाओ ना, इनेल, 1 पर ही रहता है। अगर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है तो उसको सबसे पहले कम से कम अंक मिलेगा, ऑलरेडी मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक देना पड़ेगा, और कार्बन युक्त है तो वहीं से श्रृंखला प्रारंभ भी होगी, तो हमेशा एल अंत में लग जाएगा। ये है आपका एल्डिहाइड का नामकरण पूरे कंसेप्टों के साथ में। अब हम बात करेंगे कीटोनों के नामकरण की, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, ये बात हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।